तो इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा, इसकी जो प्रकाशन है वो तीन प्रकाशन हुई। तीन प्रकाशन हुई, उसमें सबसे पहला जो प्रकाशन रहा वो 1839 में, 1939 में लाहौर में हुआ। पहला प्रकाशन 1939 में लाहौर में हुआ। दूसरा प्रकाशन भी 1940 और 41-42 में ही हुआ। और जो तीसरा प्रकाशन है, जिसे अरुण संहिता के नाम से भी जाना जाता है, जिसके अंतर्गत आप लाल किताब, ज्योतिष, वास्तु, हस्तरेखा, इन सभी का अध्ययन करेंगे, यह 1952 में प्रकाशन में आया। ये तो हो गई लाल किताब की उत्पत्ति। लाल किताब विशेषकर कुछ चीजों पे आधारित है। जैसे हम ज्योतिष के अंदर लेते हैं काल पुरुष कुंडली, ग्रह, नक्षत्र, योग, करण, इन सब से हम कुंडलियां तैयार करते हैं। लेकिन लाल किताब कहता है राशि छोड़ नक्षत्र भूला, ना ही कोई पंचांग लिया, मेष राशि खुद लगन को गिनकर 12 पक्के घर मान लिया। तो इन्होंने कहा कि राशि को ये छोड़ दिए, नक्षत्र को भी भूल गए, ना कोई पंचांग का काम है, सिर्फ मेष राशि लगन, अर्थात इसकी जो भी कुंडलियां बनेगी वो मेष राशि की ही बनेगी। तो मेष राशि खुद लगन को गिनकर 12 पक्के घर मान लिया। इसके अंतर्गत जिन्होंने इसकी रचना की है उन्होंने कुछ शब्द लिखे हैं। उन्होंने कहा है जन्म वक्त दिन माह उम्र साल सब कुछ, इसम नाम को भी मिटा देती है, फकत रेखा फोटो मकानों से कुंडली, जन्ममय चंद्र बना देती है, लिखत जब विधाता किसी की हो सकी, उपायों को मालूम बता देती है, ग्रहफल व राशि के टुकड़े दो करती या रेखा में मेखा लगा देती है। तो इनके कहने का तात्पर्य है यह ग्रह फल को देते हैं और उपाय मामूली बताते हैं। उपाय क्या बताते हैं? यह मामूली बताते हैं उपाय। और यह विशेषकर हस्तरेखा को भी मिलाकर चलती है, अर्थात हस्तरेखा भी आप इसमें पढ़ेंगे, वास्तु भी आप इसमें पढ़ेंगे, लाल किताब से कैसे प्रेडिक्शन किया जाता है इसके बारे में भी आप पढ़ेंगे, और इसके साथ ही आप इसके अंतर्गत रेमेडी कैसे करेंगे, उपाय इनके क्या होंगे, इसके बारे में भी आप जानेंगे। क्या कहते हैं, इंसान बंधा खुद लेख से अपने, लेख विधाता कलम से हो, कलम चले खुद कलम पे अपने, झगड़ा अकल न किस्मत हो। कहते हैं जो इंसान किस चीज से बंधा है? अपने लेख से, अर्थात अपनी कुंडली से ही बंधा है। और उस लेख को किसने लिखा है? विधाता ने ही लिखा है। और कहते हैं कलम चले खुद कलम से अपने, ये जो कलम चलता है विधाता का, वो आपके ही कर्म से ही चलता है। अर्थात यह भी लाल किताब भी आपसे कहने का प्रयास करता है, पराशरी ज्योतिष के तरह ही, भृगुनंदी नाड़ी के तरह ही, कि यह यूटिलाइजेशन देता है, ना कि आपको यह उपाय देता है। उसी को आप उपाय कहते हैं, उसी को यूटिलाइजेशन कहते हैं। लाल किताब उपाय ना देकर एक प्रकार का आपको प्रिकॉशन देता है कि आप उससे सतर्क हो जाएं। ऐसी चीजें आपको वो लाकर आपके जीवन के अंतर्गत देता है। लाल किताब किन चीजों पे आधारित है? तो लाल किताब का जो आधार है वो प्रमुख रूप से काल पुरुष की कुंडली है। काल पुरुष की कुंडली अर्थात यह पराशरी ज्योतिष का कहें तो एक सरल पार्ट है। पराशरी ज्योतिष भी लाल किताब से है, भृगुनंदी नाड़ी भी लाल किताब से, माफ कीजिएगा, पराशरी ज्योतिष, भृगुनंदी नाड़ी, लाल किताब, केपी,
यह सभी कहाँ से निकली है? सभी काल पुरुष कुंडली से ही निकली है। तो काल पुरुष कुंडली प्रमुख रूप से लाल किताब को दर्शाती है। जैसे आप लोगों को तो सभी भाव स्पष्ट होंगे ही, प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, यह सभी भाव आपको तो जानकारी में है। तो आपको देखेंगे आप लाल काल पुरुष कुंडली को, तो काल पुरुष कुंडली में यह 12 भाव जो हैं वो अलग अलग ग्रह रूल कर रहा होता है। और काल पुरुष कुंडली किसकी बनती है? मेष लग्न की बनती है। मेष लग्न की काल पुरुष कुंडली होती है और उसी के आधार पे इसकी गणना की जाती है। जैसे लाल किताब कहता है, यदि आपके कुंडली के चतुर्थ भाव में शुक्र बैठा हो, यदि आपके कुंडली के चतुर्थ भाव में शुक्र बैठा हो तो यह आपको समस्या देगा, समस्यादायक बनाता है। यह समस्यादायक आपकी कुंडली में हो जाएगा। तो आप लाल किताब को जब देखेंगे, जैसे आप अपनी कुंडली को देखते हैं काल पुरुष के अंतर्गत, तो चौथे भाव में कौन सी राशि आ जाएगी? चौथे भाव में राशि आ जाएगी चंद्रमा की। और लाल किताब के अंतर्गत शुक्र को जो परेशानी में डालने वाला है या शुक्र को जो परेशान करने वाला है वो ग्रह कौन है? चंद्रमा है और सूर्य है। चंद्रमा है और सूर्य है। तो चतुर्थ भाव काल पुरुष कुंडली के अंतर्गत किसका हो गया? चंद्रमा का हो गया। चंद्रमा परिवर्तन देता है। शुक्र चंद्रमा के घर में जाकर बैठा है, तो इस कारण से यह व्यक्ति के चतुर्थ भाव शुक्र को खराब कर रहा है। और शुक्र को खराब होने से, शुक्र धन है, शुक्र आपकी वाइफ है, तो या तो आपके पत्नी को वो समस्या देगा या तो आपके धन को समस्या देगा, अर्थात आपके एक ना एक सिग्निफिकेटर को वो कष्ट अवश्य पहुंचाएगा। लेकिन वहीं आपकी जो कुंडली है वो मेष लग्न की है लाल किताब के अंतर्गत, लेकिन हम पराशरी को लेकर चलते हैं तो वो और किसी लग्न की हो जाएगी। वो और किस लग्न की हो जाएगी तो उसमें आप देखेंगे शुक्र तो अच्छी स्थिति में है, चौथे में गया है तो धन देगा। क्योंकि एक रूल है, वो क्या कहता है पराशरी के लिए कि भाई सौम्य ग्रह जहां बैठते हैं उस घर की जो चीजें हैं वो हमें सरलता से प्राप्त हो जाती हैं। लेकिन लाल किताब यहाँ कह रहा है कि यदि शुक्र चौथे में बैठा है तो आपके लिए यह समस्यादायक है, क्योंकि वो चंद्रमा के घर में बैठा है। दूसरे तरीके से यदि हम यह समझें तो आप समझ पाएंगे कि सभी लोग, हम हो आप हो, सभी लोग काल पुरुष कुंडली का एक हिस्सा हैं। लग्न को हम अलग रख दें तो काल पुरुष कुंडली मेष लग्न की है और उसमें जो ग्रह हमारे बैठे हैं वो सभी वैसे ही ग्रह बैठे हैं। लाल किताब में भी वैसे ही वो बैठेंगे, पराशरी में भी वैसे ही वो बैठेंगे, ग्रह तो चेंज नहीं होंगे। और कालपुरुष कुंडली में भी वो वैसे ही बैठेंगे। तो इसका तात्पर्य है कि हम लाल किताब को ना पढ़ के हम कालपुरुष कुंडली में जो ग्रह हमारे जहां बैठे हैं उसे हम पढ़ रहे हैं या उसे हम समझ रहे हैं। वैसे ही किसी की तुला लग्न की कुंडली हो तो तुला लग्न की कुंडली में शनि यदि लग्न में बैठता है तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि भाई इसका जो शनि है वो उच्च का हो गया, उच्च अवस्था में चला गया। ठीक है। लेकिन जब हम लाल किताब कुंडली बनाते हैं तो लाल किताब कुंडली मेष लग्न की हो जाएगी। तो वहां आप फिर क्या कहेंगे कि भाई इसका जो शनि है वो नीच का हो गया। तो काल पुरुष कुंडली का प्रभाव तो हमारे जीवन पे पड़ता ही है। तो यहाँ हमने क्या देखा कि एक तो उच्च का बता रहा था, लेकिन अंदरूनी हम देखने जाए तो वो नीच का हो गया। इसलिए उच्च और नीच को कहा गया है कि सिर्फ उसे बल देता है, उच्च और नीच। यह नहीं है कि उच्च का आपका ग्रह है तो बहुत अच्छा फल दे रहा है और नीच का कोई ग्रह है तो आपको बहुत अच्छा फल दे रहा है। क्योंकि उसके उसके पीछे जो पिक्चर चल रही है वो कुछ और अलग है। वैसे ही शनि यदि लग्न में बैठते हैं या पांचवें में बैठते हैं कालपुरुष कुंडली के अंतर्गत अर्थात लाल किताब में, तो व्यक्ति को उसके करियर में समस्या मिलती है।
करियर में समस्या हम कहें तो उस जातक को विशेषकर उसके प्रोफेशन के अंतर्गत समस्या देखने को मिलती है। अब प्रोफेशन के अंतर्गत समस्या देखने को मिलती है तो इसका क्या मतलब है? शनि लग्न में हो या पंचम में हो, तो शनि जैसे ही लग्न में जाएंगे तो लग्न में किसकी राशि में चले जाएंगे? मंगल की राशि वहां है, वहां नीच के शनि हो जाएंगे, तो वहां शनि इफ्लिक्टेड हो जाएंगे और आपके प्रोफेशन में आपको समस्या मिलेगी। पंचम भाव की बात करें तो पंचम भाव में शनि को बच्चे खाने वाला सांप कहा जाता है। तो पंचम में यदि शनि गए हैं तो यह आपको यह दर्शाएगा। पांचवा भाव किसका है कालपुरुष में? कालपुरुष कुंडली में पांचवा भाव सूर्य का है। अब पांचवा भाव सूर्य का होने के कारण सूर्य और शनि की शत्रुता है, तो पंचम भाव में यदि सूर्य गए हैं तो आपके लिए वो समस्यादायक, पंचम भाव में शनि गए हैं तो आपके लिए वो समस्यादायक है। वैसे ही यदि हम बात करें किन्हीं और ग्रहों की, तो नवम भाव, नवम भाव जो है वो कालपुरुष कुंडली के अंतर्गत गुरु का है, बृहस्पति का है। लाल किताब में भी वो बृहस्पति का घर है। अब उसमें यदि बुध बैठता है, उसमें यदि बुध बैठता है तो लाल किताब कहता है कि यह अच्छा संयोग आपके लिए नहीं है। क्यों नहीं है? बुध क्या है? बिजनेस माइंडेड है। अब वो घर क्या है? नीति का घर है। अब नीति के घर में यदि बिजनेसमैन जाकर बैठा है तो वो तो कहेगा भैया क्या कर रहे हो। बृहस्पति कहेगा मेरे घर को तुम खराब करने क्यों आए हो, मेरे प्लीज मेरे घर को खराब मत करो, वैसे ही रहने दो। तो वहां बृहस्पति फ्लिक्टेड होगा। बृहस्पति जब पीड़ित अवस्था में होगा तो आपके कुंडली में जहां बृहस्पति बैठा है वो डैमेज स्थिति में चला जाएगा। वैसे ही छठे भाव में यदि गुरु बैठ जाए तो छठा भाव क्या है? छठा भाव आप जो बिजनेस करते हैं उस बिजनेस से जो आपका पेमेंट जनरेट होता है और जो पेमेंट आपको मिलता है वो छठा भाव है, क्योंकि आप भी अपने बिजनेस के अंतर्गत नौकरी ही करते हैं। तो छठा भाव आपको पेमेंट देता है। छठा भाव कालपुरुष कुंडली के अंतर्गत बुध का है। अब बुध का छठा भाव होने के कारण अब वहां जाकर बृहस्पति बैठ गया। अब बृहस्पति बैठ गया तो उसके लिए लाल किताब क्या कहती है कि यदि छठे में बृहस्पति बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति मंदिर ना जाए। तो आप कहेंगे भाई ऐसा क्यों है, मंदिर हम क्यों नहीं जाएंगे? तो मंदिर जाने के लिए इसलिए हम मना करता है कि छठा भाव बुध का है। वो जो चतुराई है वहां, बुध चतुर है, बहुत मीठी वाणी बोलकर लोगों से पैसा लेता है। अब वहां बैठ गया गुरु। गुरु भाई क्या है? वो सिर्फ हरे राम हरे कृष्ण करने वाला है। अब इस कंडीशन के अंतर्गत क्या होगा? जितना यह व्यक्ति स्पिरिचुअल होते जाएगा, जितना यह व्यक्ति धार्मिक होते जाएगा, उतना ही इसका जो यह भाव है वो डैमेज हो जाएगा, छठा भाव डैमेज हो जाएगा। अब बुद्ध कह रहा है कि भाई मेरे घर को छोड़ दो। बुद्ध कह रहा है कि मेरे घर को तुम छोड़ दो। और गुरु कह रहा है नहीं, हम तो भैया स्पिरिचुअल बनेंगे। और जितना ज्यादा यह स्पिरिचुअल होते जाएगा, छठा भाव डैमेज होने के साथ साथ जहां बुद्ध बैठा है वो घर भी डैमेज होगा और बुद्ध भी डैमेज होगा। ये लाल किताब का रूल है। वो घर भी डैमेज होगा और बुद्ध भी डैमेज होगा। यहाँ यदि बृहस्पति आ गया है तो और यह स्पिरिचुअल होते जा रहा है तो आप यहाँ इसे कहेंगे कि ये उपाय है कि आप मंदिर ना जाएं। लेकिन हम इसे क्या कहेंगे कि यह एक यूटिलाइजेशन है कि आप मंदिर ना जाएं। आप मंदिर जाएं लेकिन धार्मिक नहीं होना है वहां, स्पिरिचुअल नहीं बनना है वहां। यदि आप स्पिरिचुअल बन भी रहे हैं तो अपने पेमेंट और बिजनेस में स्पिरिचुअल नहीं बनना है। तो एक यूटिलाइजेशन हो गया, लेकिन इसे हम क्या मानते हैं कि यह एक उपाय है। वहीं यदि सातवें में गुरु गया है तो सातवें भाव में गुरु जाना विशेषकर अच्छा नहीं माना जाता है दाम्पत्य जीवन के लिए। अब यह अच्छा क्यों नहीं माना माना जाता है? कोई नव विवाहित जोड़ा है जिसकी अभी शादी हुई है। अब जैसे ही उसका विवाह हुआ वो लोग टूर पे निकलेंगे, बहुत सारी यात्राएं उनकी होगी।
अब पति पत्नी का जो संबंध होगा वो प्रेम का होता है। अब वहां पति की इच्छा होगी, पत्नी की इच्छा होगी कि हमारा प्रेम संबंध हो, हम थोड़ा कुल्लू मनाली घूम आए, हम थोड़ा गैंगटोक चले जाए। और जिसके कुंडली में सप्तम में गुरु बैठा होगा वो कहेगा थोड़ा चलो अमृतसर हो आते हैं गुरुद्वारे से, या थोड़ा चलो वृंदावन से हो आते हैं। यार यहाँ बैठ के क्या करना है, बाजू में सत्संग हो रहा है, चलो सत्संग में चलते हैं, थोड़ा गुरु की वाणी सुनेंगे। अब ऐसी स्थिति बनेगी तो क्या होगा? तो इसके लिए भी कहा जाता है कि यदि सप्तम में आपका गुरु है तो आपको धार्मिक नहीं होना है, धर्म स्थानों पर नहीं जाना। वो इसलिए कह रहा है कि यदि आपके सप्तम में गुरु गया तो आपके उस भाव को डैमेज कर देगा, सप्तम को डैमेज कर देगा वो। किस तरीके से डैमेज करेगा? या तो विवाह हो गया, यदि बिजनेस की बात करें तो गुरु तो भाई दानी है, गुरु पंडित है, गुरु सात्विक है, ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण के जो गुण होते हैं वो होता है दान देना, दान लेना, दान देना भी और दान लेना भी, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, पढ़ना और पढ़ाना, ये 6 गुण ब्राह्मण के होते हैं। तो गुरु ब्राह्मण है, उसके गुण ये हैं। तो इसे किसी दुकान पर बैठा दिया जाए कि तुम मेरे दुकान को संभालो, तो वो क्या करेगा? भाई ठीक है, दुकान पे आया कोई व्यक्ति, उससे आया कि भाई मैं बहुत गरीब हूं, मुझे कुछ चाहिए, दे देगा। फिर कोई आया, फिर उसे भी दे देगा। तो सुबह शाम होते होते पूरे दुकान के सामान को ये बांट देगा लोगों में, पूरे दुकान के सामान को ये लोगों में बांट देगा। अब लोगों में बांट देने के बाद स्थिति बन जाएगी, जब आप शाम में आएंगे दुकान और आकर कहेंगे भैया क्या है, आज तो दुकान पूरा खाली हो गया, अच्छी इनकम हुई होगी। तो आप जब ड्रॉवर देखेंगे तो कहेंगे कुछ नहीं है उसमें, तो कहेगा वो तो लोग दुखियारे आए थे, उन सबको मैंने दे दिया, तुम भी चले जाओ उसी के साथ। तो ये जो स्थिति है वो लाल किताब की है। सप्तम में तो गुरु बैठता है, तो यदि दसम में गुरु बैठ जाए तो उसके लिए कहा जाता है नेकी कर जूते खा। जितना ज्यादा तुम नेकी करोगे उतना ज्यादा तुम जूते खाओगे। तुम लोगों की सहायता करोगे, और घर किसका है? शनि का घर है। शनि कह रहा है कि भाई डिसिप्लिन, और गुरु कह रहा है कोई डिसिप्लिन नहीं, सिर्फ कल्याण करना है लोगों का। शनि कह रहा है हार्ड वर्क, और गुरु को हार्ड वर्क से कोई मतलब नहीं है। गुरु को कोई मतलब नहीं हार्ड वर्क से, वो बिल्कुल शांत है, ऐसे ही बैठा है, उसको सिर्फ दिमाग से मतलब है, हार्ड वर्क से कोई मतलब नहीं है। और ये नेकी भी करेगा। शनि कहता है कि भाई कर्म करना है तो कर्म के एवज में धन भी चाहिए, लेकिन गुरु कहता है कोई नहीं, भगवान देगा, जाओ ले जाओ सब। तो ये स्थिति बना देगा। तो 10वें में गुरु जाएगा तो नेकी कर जूते का, तो वहां नेकी नहीं करना है, लोगों की सहायता नहीं करनी है, यह कह रहा है। लेकिन यहाँ पे हम यूटिलाइजेशन यह ले सकते हैं कि भाई नेकी करना है लोगों की, लेकिन अपने को देखते हुए करना है। तो वहां तो नेकी होगी, लोगों की सहायता होगी, लेकिन वहां हम क्या होंगे? हम भी सजग रहेंगे, हम भी अच्छी अवस्था में रहेंगे। तो एक सबसे बड़ा नियम यदि हम कहें लाल किताब कुंडली विश्लेषण का, तो यह है कि जिसके घर में हम हैं, जिसके घर में हम हैं उसकी हमें माननी पड़ेगी। मतलब यह जो 12 भाव है, ये 12 भाव जिसके जिसके हैं उसकी हमें माननी होगी। यदि हम उसकी नहीं मानते हैं तो वो फिर कहेगा कोई बात नहीं है, हम मना लेंगे फिर। इसका कहना है भाई हम पिएंगे, तुम्हें भी पीना होगा, गिलास पकड़ना होगा, नहीं पियोगे तो फिर भैया यहाँ चले जाओ, तुम्हारा यहाँ कोई मतलब नहीं है। जैसे हम पराशरी ज्योतिष में जड़ और जीव को लेते हैं, वैसे ही लाल किताब के अंदर भी एक जड़ कॉन्सेप्ट है। जड़, जिसे लाल किताब की भाषा में, लाल किताब के लैंग्वेज में इसे पक्का घर कहते हैं।
कुंडली के पक्का घर कहते हैं। जैसा अभी हमने क्या कहा कि राशि को भूल गए, नक्षत्र को भूल गए, और मेष राशि सुखुद लगन को गिनकर 12 पक्के घर मान लिया। तो ये पक्के घर ग्रहों के माने गए हैं, जो कालपुरुष के अंतर्गत भी है। जैसे जड़ और जीव काम करता है, उसमें ऐसे ही यह भी काम करता है लाल किताब के अंतर्गत। क्या काम करता है? प्रथम भाव जो है, प्रथम भाव जो है वो सूर्य का पक्का घर है। प्रथम भाव सूर्य का पक्का घर है। यदि प्रथम भाव इफ्लेक्टेड है, पीड़ित अवस्था में आ गया, यदि प्रथम भाव इफ्लेक्टेड है और वो पीड़ित अवस्था में आ गया, तो यह प्रथम भाव को डैमेज करेगा, सो करेगा ही। और प्रथम के साथ साथ यह डैमेज कर देगा किसे? यह डैमेज कर देगा सूर्य को। अर्थात प्रथम भाव में यदि राहु आ जाए, सूर्य को ग्रहण कौन लगाता है? राहु लगाता है। तो यदि प्रथम भाव में राहु आ जाए, तो स्थिति क्या बन जाएगी आपकी कुंडली की? कि प्रथम भाव तो डैमेज हुआ, लेकिन जहां आपके कुंडली में सूर्य बैठा है, सूर्य भी डैमेज हो जाएगा। सूर्य पे राहु की दृष्टि जाए, राहु का संबंध हो या ना हो, लेकिन सूर्य वहां डैमेज हो जाएगा यदि आपके फर्स्ट हाउस में राहु बैठ गया हो तो। वैसे ही जो दूसरा घर है, दूसरा घर है वो बृहस्पति का पक्का घर है। जो दूसरा घर है वो बृहस्पति का पक्का घर है। अब यह बृहस्पति का पक्का घर होने के कारण बृहस्पति के जो शत्रु हैं, वो यदि इस भाव में आ जाते हैं तो क्या करेंगे? उस घर को खराब कर देंगे। बृहस्पति का शत्रु कौन है? राहु है। इसलिए हमने बार बार क्या कहा है आप लोगों से, ध्यान होगा आप लोगों को, कि दूसरे, आठवें, नौवें और 12वें भाव में राहु अच्छे रिजल्ट नहीं देता है। दूसरे में यदि राहु बैठ जाएगा तो किसे डैमेज कर देगा? दूसरे भाव को डैमेज करेगा सो करेगा, लेकिन आपके बृहस्पति को डैमेज कर देगा। वो सीधा डैमेज किसे करेगा? बृहस्पति को डैमेज करेगा। ठीक। तीसरे घर की बात करें तो तीसरा घर जो है वो मंगल का है। यदि तीसरे घर में मंगल का कोई शत्रु ग्रह आ जाए, मंगल का कोई शत्रु ग्रह आ जाए, मंगल का शत्रु कौन है? मंगल का शत्रु बुध है। यदि बुध वहां चले आते हैं मंगल के स्थान पे, तो क्या होगा? आपका मंगल डैमेज हो जाएगा। तीसरा भाव डैमेज हो या ना हो, लेकिन आपका मंगल डैमेज हो जाएगा, मंगल अच्छी अवस्था में नहीं रह पाएगा। ये पक्के घर के नियम है। चौथा भाव, चौथा भाव जो है वो चंद्रमा का पक्का घर है। चौथा भाव चंद्रमा का पक्का घर है। जैसे सूर्य को ग्रहण राहु लगाता है, वैसे ही चंद्र को ग्रहण केतु लगाता है। यदि चतुर्थ भाव में आपके केतु आ गए तो चौथा भाव खराब होगा तो होगा, लेकिन जहां भी आपके 12 भाव में कहीं भी चंद्रमा बैठा हो तो चंद्रमा आपका डैमेज, चंद्रमा आपका खराब स्थिति में चला जाएगा। पंचम भाव, पंचम भाव जो है वो बृहस्पति का पक्का घर है। पंचम भाव बृहस्पति का पक्का घर है। पूर्व पुण्य भाव है, पूर्व जन्म के है, पूर्व जन्म का भाव है। अब पंचम, पंचम में बृहस्पति का कोई शत्रु आ जाए, पंचम में बृहस्पति का कोई शत्रु आ जाए, तो क्या होगा? यह समस्या क्रिएट कर देगा। अर्थात पांचवा भाव डैमेज होगा, पांचवें भाव के साथ साथ आपका बृहस्पति भी डैमेज हो जाएगा। छठा भाव,
छठा घर जो है वो बुध का पक्का घर है, और बुध का पक्का घर होने के साथ साथ लाल किताब के अंदर छठे घर को केतु से भी लिया गया है। बुध और केतु दोनों का यह पक्का घर छठा हो गया। तो छठे भाव में जब बुध और केतु के शत्रु ग्रह आ जाएंगे तो क्या होगा? बुध और केतु डैमेज होगा। छठा भाव डैमेज हो या ना हो, लेकिन बुध और केतु को वो सबसे पहले डैमेज कर देगा। सप्तम भाव, सप्तम भाव शुक्र का और बुध का पक्का घर है। सप्तम भाव शुक्र का और बुध का पक्का घर है। शुक्र का दाम्पत्य जीवन और बुध का वो बिजनेस, तो पक्का घर है। अब वहां इन दोनों के शत्रु चले जाएं, सप्तम में यदि इन दोनों के शत्रु चले जाएं तो वहां समस्या आ जाएगी। लाल किताब और पराशरी ज्योतिष में जो ग्रहों की मित्रता और शत्रुता है थोड़ी बहुत सामान्य है, अर्थात बिल्कुल वही है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। तो सप्तम भाव जो है वो शुक्र और बुध का पक्का घर है। अष्टम भाव, अष्टम भाव शनि का है, क्योंकि वो आयु को दे रहा है, और आयु के साथ साथ आठवां भाव जो है वो मंगल का भी है, क्योंकि दुर्घटना काट छाट ये सारी जो चीजें हैं वो कौन देता है? हमें मंगल देता है। तो इस कारण यह मंगल का भी घर है और शनि का भी है। तो यदि आठवें भाव में इनके शत्रु ग्रह जाते हैं तो शनि और मंगल डैमेज कंडीशन में आ जाएंगे, शनि या मंगल डैमेज हो जाएंगे यहाँ आकर। नवम भाव, नवम भाव फिर से बृहस्पति का ही है। इस भाव के जो स्वामी हैं या पक्का घर जो है नवम, वो बृहस्पति का ही है। तो यदि नवम भाव डैमेज होता है तो यहाँ बृहस्पति डैमेज स्थिति में चले आएंगे, बृहस्पति डैमेज हो जाएंगे। दसम भाव, दसम भाव शनि का है, क्योंकि कर्म स्थान है वो। दसम भाव पक्का घर शनि का है। यदि दसम भाव में शनि का कोई शत्रु ग्रह चला है, जैसे शनि के शत्रु ग्रह कौन है? सूर्य हैं और चंद्र हैं। शनि के शत्रु ग्रह प्रमुख रूप से कौन है? सूर्य हैं और चंद्र हैं। तो यदि सूर्य आ जाएं या चंद्रमा आ जाएं तो क्या होगा? या मंगल भी वहां आ जाएं, क्योंकि मंगल भी सूर्य के शत्रु माने जाते हैं लाल किताब के अंतर्गत। या मंगल भी वहां आ जाएं तो वहां क्या हो जाएगा? शनि फ्लेक्टेड कंडीशन में हो जाएगा, शनि आपका पीड़ित अवस्था में चला जाएगा। एकादश भाव, एकादश भाव बृहस्पति का है, क्योंकि वो लाभ को देता है। अब बृहस्पति के जो शत्रु हैं वो यदि वहां चले जाएं, बृहस्पति और शुक्र में बृहस्पति तो शुक्र को मानते हैं कि चलो ठीक है, लेकिन शुक्र जो है वो बृहस्पति से दुश्मनी करता है। तो यदि यहाँ 11वें भाव में शुक्र आ जाए बृहस्पति के स्थान पे, तो एकादश में शुक्र आने के कारण एकादश भाव डैमेज होने के साथ बृहस्पति भी डैमेज हो जाएगा। द्वादश भाव, द्वादश भाव जो है वो राहु और बृहस्पति का पक्का घर है। राहु का और बृहस्पति का पक्का घर है। आप देखेंगे कि कुंडली के अंदर में सबसे ज्यादा घर जो कवर कर रखे हैं वो बृहस्पति हैं। दूसरा उनका है, पांचवा उनका है,
नौवा उनका है, 10वां 11वां उनका है, 12वां उनका है। तो ये सभी भाव जो हैं बृहस्पति कवर कर रखे हैं। अब द्वादश भाव में राहु और बृहस्पति का है। यदि राहु और बृहस्पति के जो एंटी ग्रह हैं वो यदि इस भाव में चले आते हैं तो क्या करेंगे, इस भाव को डैमेज कर देंगे। इस भाव को डैमेज होते राहु और बृहस्पति दोनों डैमेज हो जाएंगे। जैसे लाल किताब कहता है कि यदि आपका राहु सप्तम में है तो आपको पेट एनिमल नहीं पालने चाहिए। यदि आप पेट एनिमल पालते हैं तो वह आपको समस्या क्रिएट कर देता है। तो इसके पीछे भी लॉजिक है, उस पर भी हमारी चर्चा जो है वो आप लोगों से चलेगी। प्रमुखतः ये तो हो गए हैं पक्के घर। लाल किताब को समझने के तीन तरीके हैं, अर्थात लाल किताब जो प्रेडिक्शन है उसे समझने के तीन तरीके हैं। पहला है पक्के घर की स्थिति। यदि पक्के घर में कोई ऐसे ग्रह आकर बैठ जाएं जो उस ग्रह के दुश्मन हो तो वो ग्रह अच्छी कंडीशन में ना होगा, खराब कंडीशन में चला जाएगा। दूसरा है कि ग्रह कहाँ बैठा है, यह मैटर करता है लाल किताब में। ग्रह के अलग अलग स्थान हैं, वो कहाँ पोजीशन वाइज बैठेंगे वो मैटर करता है। उसे भी आपको देखकर चलना है। और तीसरा यह कि ग्रह से किन ग्रहों का संबंध बन रहा है। ये तीन बेसिक रूल लाल किताब के हैं। यदि ये तीन रूल को आप समझ लेते हैं तो लाल किताब आपका पूरा हो गया। तो सिर्फ ये पक्का घर जो है उसे हल्के में नहीं लेना है। कम से कम इतना आपको याद होना चाहिए कि कौन सा भाव जो है वो कौन से ग्रह का पक्का घर है। यह आपको याद होना चाहिए कि कौन से भाव में कौन सा ग्रह जाएगा तो पोजीशन वाइज खराब स्थिति में चला जाएगा। फिर इसमें एक ग्रामर कॉन्सेप्ट होता है। तो ग्रामर को हम पढ़ेंगे, क्योंकि जब तक आप ग्रामर नहीं पढ़ेंगे इसका, जिसे व्याकरण हम कहते हैं, तब तक आप इसे समझ नहीं पाएंगे कि आखिरकार यह काम कैसे करेगा। तो उस पर भी बातचीत हमारी आप लोगों से चलेगी। लाल किताब वास्तु को पे भी निर्भर करता है, अर्थात पूर्णतः कहें तो वास्तु को भी दर्शाता है। और लाल किताब ऐसा वास्तु है जो पिन पॉइंट देता है। पिन पॉइंट अर्थात आपके इस घर में ये चीजें होंगी तो वो निश्चित होगी। दूसरा, लाल किताब जो है वो वर्षफल पे पूर्णतः निर्भर है। अर्थात आपको अपनी कुंडली बार बार देखने की आवश्यकता नहीं है। लाल किताब वर्षफल यदि आपका है तो इस वर्ष आपके साथ जो चीजें घटित होंगी उसका जिम्मेदार आपका लाल किताब वर्षफल होगा, ना कि आपकी लाल लाल किताब जन्म कुंडली या लग्न कुंडली होगी। तो वर्षफल कैसे बनाते हैं, वर्षफल को हम कैसे देखते हैं, उस पर भी हमारी चर्चा रहेगी। फिर लाल किताब के अंतर्गत सोया ग्रह, धर्मी कुंडली, ये बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो आपको लगेगा कि भाई ये क्या है, खाना नंबर। तो उन सब पे भी तो सबसे पहले हम ग्रामर को पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें हमारी क्लियर होगी। तो आज का जो हमारा विषय था वो सिर्फ और सिर्फ पक्के घर के बारे में जानना था और लाल किताब की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में जानना। आप सभी का कोई यदि प्रश्न हो इन सब से लेकर तो आप बताएं।